very humble request I made to him or suggestion that if only you had made the reciprocal tariff zero, you could possibly have won the match. Yes. You look at this and feel कि finally India international trade में new heights पे पहुंच रहा है, being the fourth largest economy in the world. लेकिन क्या आपको पता है इंडिया ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में कितना कंट्रीब्यूट करता है? 1.8%। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए ये नंबर थोड़ा कम नहीं लग रहा। वहीं चाइना ग्लोबल ट्रेड मर्चेंडाइज में 15.9% से लीड करता है। वियतनाम का यही नंबर 1.9% है, जर्मनी 7.2% और साउथ कोरिया का 2.5%। यही इंडिया अभी रेस में काफी पीछे रह गई है। पर ऐसा क्यों? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, because we will uncover India's global trade position and what the government is doing to change it. Welcome to another episode of Behind the Headlines, जहां हम एक important topic की full story decode करते हैं ताकि आपको सिर्फ वही मिले जो truly matter करता है। आज ट्रीटीज की जगह टैरिफ्स ले रहे हैं और सप्लाई चेन्स को डी रिस्क किया जा रहा है। यूएस चाइना टेंशंस हो, रशिया यूक्रेन वॉर या यूरोप की एनर्जी इनसिक्योरिटी, इन सब ने ट्रेड इकोनॉमिक्स को बदल के रख दिया। कॉस्ट अब पहले से हायर हैं और कैपिटल काफी कॉशियस हो चुका है, क्योंकि ट्रेड को अभी सिर्फ इकोनॉमिकल बेनिफिट के नजरिए से नहीं देखा जा रहा है, वो अब एक जियोपॉलिटिकल वेपन बन चुका है जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को वीक या तो स्ट्रॉन्ग बना सकता है। इस ग्लोबल केओस के बीच में इंडिया कहां स्टैंड करता है? इंडिया का स्टैंड डिप्लोमेटिक ही रहा है और शायद यही डिप्लोमेटिक स्टैंड इंडिया के लिए सही भी है, बिकॉज वी आर द वंस इन नीड। हमें एक्सपोर्ट के लिए यूएस और यूरोप जैसे डेस्टिनेशंस चाहिए एंड एट द सेम टाइम रशिया जैसा दोस्त भी जो हमें ऑयल चीपर दे सके। बट हाँ, ऑब्वियसली रशिया की दोस्ती इंडिया को महंगी पड़ी थी रिसेंटली जब यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया पे 50% टैरिफ्स अनाउंस कर दिए थे। बट फिर वापस काफी डिप्लोमेटिक तरीके से इंडिया ने उस प्रॉब्लम से भी अपना पीछा छुड़ा के टैरिफ्स को 50% से 18% तक ले आई। इसीलिए इंडिया के लिए कभी भी स्ट्रॉन्ग अलाइज रखना पॉसिबल नहीं है जहां वो एक्सट्रीमिस्ट बन के बस किसी एक कंट्री को सपोर्ट कर सके। FY26 में इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स अराउंड $820.93 बिलियन टच कर चुके हैं, whereas imports have reached $915.19 बिलियन। ये नंबर एक रियलिटी दिखाती है जो कहती है कि हमारा मार्केट अभी भी अंडर रिप्रेजेंटेड है। हमारा ट्रेड टू जीडीपी रेशियो वियतनाम, कोरिया जैसे पीयर्स से काफी पीछे है, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक मार्केट इतना बड़ा है कि हमें एक्सपोर्ट अर्जेंसी कभी फील ही नहीं हुई। फन फैक्ट्स, वियतनाम का ट्रेड टू जीडीपी रेशियो अराउंड 180% है, वही साउथ कोरिया का 80% एंड चाइना 37%। इन सब देशों में से इंडिया बस चाइना को बीट करती है बाय बीइंग एट 45%। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी साइकिल्स की वजह से मैन्युफैक्चरिंग स्केल लैग कर गया और हमारी सर्विसेज की स्ट्रेंथ ने मर्चेंडाइज की वीकनेस को एक तरह से मास्क कर दिया। इंडिया का बड़ा मार्केट सिर्फ एक एडवांटेज नहीं है, ये एक्चुअली एक स्ट्रेटेजिक बेनिफिट भी बन जाता है, क्योंकि जब इतना बड़ा मार्केट है तो नेचुरली फॉरेन कंपनीज के लिए इंडिया एक अट्रैक्टिव एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन जाता है। और जब यहाँ कंपटीशन बढ़ जाती है तो इंडियन कंपनीज को मजबूरन अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है, ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनना पड़ता है। लेकिन यही चीज हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करती है। लो बेस का मतलब है हाई अपसाइड और टाइमिंग भी परफेक्ट है। जब दुनिया भर की कंपनीज चाइना से हटकर अपने ऑप्शंस डाइवर्सिफाई कर रही हैं, तब इंडिया के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपनी मार्केट शेयर बढ़ाने की, वो भी बिना किसी को अग्रेसिवली डिस्प्लेस किए। इसीलिए इंडिया की स्ट्रैटेजी अब प्रोटेक्शन से हटकर प्रिसिशन की तरफ मूव कर रही है। जैसे कि हमारा यूडी, ये अब सिर्फ एक सिंपल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये हाई वैल्यू रेगुलेटेड मार्केट्स का एक्सेस है जो इंडियन फर्म्स को अपनी क्वालिटी और कंप्लायंस अपग्रेड करने पर पुश। वही यूएसए ट्रेड फ्रेमवर्क हमारे लिए टैरिफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी को कम करता है और एनर्जी और डिफेंस सप्लाई लाइंस को सिक्योर करता है। अब जब टैरिफ्स 50% से कम होकर 18% हो गया है तो यूएसए के साथ ट्रेड लिंक स्टेबल होंगे। और इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में एक और एक्साइटिंग चीज चल रही है, चिली के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो अब अपने फाइनल स्टेजेस तक पहुंच चुका है। चिली के साथ ये डील इसीलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो कॉपर के वर्ल्ड लीडर हैं और दुनिया का लगभग 40% लिथियम रिजर्व होल्ड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, ईवीज और सोलर पैनल्स के लिए ये मिनरल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पीयूष गोयल जी ने कंफर्म किया है कि हम मिनरल्स के साथ डिजिटल सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट पर भी फोकस कर रहे हैं। इससे हमारी क्लीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस को एक सॉलिड बूस्ट मिलेगा और हम दूसरे सप्लायर्स पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकेंगे। इन डील्स का इंपॉर्टेंस ये है कि अब हम किसी एक सिंगल मार्केट पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, एंड राइटफुली सो, क्योंकि इंडिया को इंपोर्ट्स की उतनी ही जरूरत थी जितनी एक्सपोर्ट्स करने की, क्योंकि दोनों के अपने स्ट्रेटेजिक यूजेस हैं। इंडिया अब हेजिंग कर रहा है ताकि अनप्रेडिक्टेबल टैरिफ शॉक से बचा जा सके।
जैसे जैसे एमएनसीज चाइना से डाइवर्सिफाई करेंगी, इंडिया का ये फैलता हुआ ट्रेड नेटवर्क ऑटोमेटिकली इसे एक ज्यादा अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस हब बना देगा। करेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डाइवर्सिफाइड डॉलर इनफ्लो से रुपीस सिर्फ स्ट्रॉन्गर नहीं बल्कि ज्यादा प्रेडिक्टेबल बनेगा, जिससे कैपेक्स विजिबिलिटी बढ़ेगी और मैन्युफैक्चरिंग फाइनेंसिंग सस्ती हो जाएगी। फिनटेक और स्टॉक मार्केट के लिए ये ट्रेड स्टेबिलिटी एक बड़ा ग्रीन फ्लैग है। इससे फॉरेक्स फ्लोज प्रेडिक्टेबल होंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का स्ट्रेस कम होगा और बॉन्ड यील्ड्स स्टेबल रहेगी। स्टॉक मार्केट में टेक्सटाइल, फार्मा और इंजीनियरिंग जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स की री रेटिंग की उम्मीद बढ़ जाती है, क्योंकि एफडीआई हमेशा उन मार्केट्स को प्रेफर करता है जो ट्रीटी बैक्ड। और जैसे जैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स क्लियर होंगे तो बैंक्स को फंडिंग कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक्सपोर्ट लिंक्ड सेक्टर्स को बेनिफिट्स मिलेंगे और बैंक्स जिनके पास एमएसएमई या एग्जिम लोन्स हैं उनकी आउटलुक इंप्रूव होगी। लेकिन कुछ चीजें अभी भी फिक्स करनी बाकी है। इंडिया अभी मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा पीछे है। गवर्नमेंट ने 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स का टारगेट सेट किया है बाय 2035, लेकिन उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग हब्स और लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। रेगुलेटरी रेड टेप हटाना प्रायोरिटी बन गई है। हमें मैन्युफैक्चरिंग में सब्सिडी से ज्यादा स्केल पर फोकस करना होगा और लॉजिस्टिक्स की स्पीड को इंसेंटिव से ऊपर रखना होगा। सबसे जरूरी है रेगुलेटरी कंसिस्टेंसी, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव अनसर्टेनिटी हमेशा कैपिटल कॉन्फिडेंस को मार देती है। इन मेजर से ही इंडिया का एक्सपोर्ट बास्केट डाइवर्सिफाइड होगा और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है पॉलिसी कंसिस्टेंसी, क्योंकि जब स्टेट और सेंटर की पॉलिसीज अलग अलग होती है तो वो सिर्फ कंफ्यूजन ही क्रिएट करती है। हमें सिंगल विंडो अप्रूवल्स की जरूरत है ताकि डेडलाइंस मिस ना हो। ट्रेड डील्स का टाइमली इंप्लीमेंटेशन भी जरूरी है और एल्स इन्वेस्टर्स विल फील इनसिक्योर। दो और बड़े इश्यूज हैं जिन्हें एड्रेस करना बहुत जरूरी है। जैसे पहला है लैंड एक्विजिशन कॉम्प्लेक्सिटी। इंडिया में ओवर 7,000 केसेस पेंडिंग थे विच वर वर्थ 85 लाख करोड़, लेकिन इंडिया ने एक सही स्टेप जरूर लिया है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन या प्रगति मैकेनिज्म, जिससे लैंड एक्विजिशन रिलेटेड केसेस जल्दी सॉल्व हो सके। वही दूसरा इंपॉर्टेंट इशू है लेबर का। डोंट गेट मी रॉन्ग, इंडिया में लेबर हर लेबर चौक में मिल जाएगा, लेकिन इंडिया को जरूरत है स्किल्ड लेबर, ऐसा लेबर जो मशीन्स एफिशिएंटली हैंडल कर सके। और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्किल इंडिया इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब जब इतने इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले रहे हैं, वहीं कुछ रिस्क तो है जिसके लिए हम शायद प्रिपेयर्ड ही ना हो। सबसे बड़ा रिस्क है एक पोटेंशियल ग्लोबल रिसेशन। अगर दुनिया की मेजर इकोनॉमीज खास करके यूएस और यूरोप स्लो डाउन में जाती है तो हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स जैसे आईटी और टेक्सटाइल सबसे पहले हिट होंगे। जब दुनिया में डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग कम होती है तो हमारा एक्सपोर्ट इंजन ठंडा पड़ सकता है, जिससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। दूसरा बड़ा खतरा है यूएस प्रोटेक्शनिज्म। हालांकि हमने डील्स साइन की है, पर यूएस की ट्रेड पॉलिसी हमेशा से अमेरिका फर्स्ट रही है। अगर वहां टैरिफ्स वापस बढ़ते हैं या ट्रेड बैरियर्स लगते हैं तो हमारे लिए उनके मार्केट को एक्सेस करना पहले से भी ज्यादा महंगा और मुश्किल हो जाएगा। जियोपॉलिटिक्स में रिलायबिलिटी का दाम हमेशा बदलता रहता है और हमें हर वक्त प्रिपेयर्ड रहना होगा। और तीसरा रिस्क है यूरोप का कार्बन बॉर्डर टैक्स यानी CBAM। यूरोप अब उन प्रोडक्ट्स पर नया टैक्स लगा रहा है जिन्हें बनाने में ज्यादा कार्बन एमिशंस होता है, जैसे स्टील्स और एल्यूमिनियम। अगर हमारी इंडस्ट्रीज तेजी से ग्रीन नहीं हुई तो हमारे प्रोडक्ट्स यूरोपियन मार्केट में इतने महंगे हो जाएंगे कि हम अपनी कॉम्पिटिटिवनेस ही खो देंगे। इन रिस्क्स को मैनेज करना ही अब हमारी असली प्रायोरिटी होनी चाहिए। इंडिया शायद सबसे तेज नहीं है अपनी ग्रोथ में, लेकिन जो वो बन रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, which is a reliable and stable destination। आज की दुनिया में सर्टेनिटी ही सबसे बड़ी करेंसी है। अगला डिकेड सिर्फ कंजम्पशन से नहीं बल्कि इस बात से डिफाइन होगा कि इंडिया इस ट्रेड स्टेबिलिटी को फाइनेंशियल डेप्थ में कैसे कन्वर्ट करता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं या इंडिया की इकोनॉमी को समझना चाहते हैं तो इंडिया की ट्रेड ट्रेजेक्टरी को जरूर रेडार पर रखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा सेक्टर इन ट्रेड डील से ज्यादा ग्रो करेगा। स्टे शार्प, हम फिर लौटेंगे एक नए एनालिसिस के साथ।